हेलो ऑल माय डियर इंजीनियर्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी की पाठशाला। स्टार्ट करते हैं इस सेशन को एकदम मस्त तरीके से। और आज से नया मॉड्यूल स्टार्ट होने जा रहा है। दिस इज मॉड्यूल नंबर 3। अब तीसरे मॉड्यूल पर आप पहुंच चुके हैं। इससे पहले दो मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने बढ़िया तरीके से। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा, ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लीजिए। पिछला वीडियो जो है उसकी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और आज से शुरू हो रहा है, अभी से इसी वीडियो से स्टार्ट हो रहा है थर्ड मॉड्यूल। तीसरा मॉड्यूल जो है कंजंक्शन में है सेकंड वीडियो के। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डायरेक्टली ये थर्ड मॉड्यूल देख रहे हैं तो अभी रुक जाइए और इससे पहले मॉड्यूल नंबर 2 को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मॉड्यूल नंबर 2 के साथ कंजंक्शन में जुड़ा हुआ है ये वाला मॉड्यूल। तो अगर आपने मॉड्यूल 2 नहीं देखा तो ये थर्ड मॉड्यूल का वीडियो से भी नहीं समझ में आएगा आपको कंटेंट कि पढ़ क्या रहे हैं। और अगर थोड़ा बहुत समझ आ भी गया तो वो बात नहीं रहेगी जो होनी चाहिए पूरा डिटेल में पढ़ने में। ठीक, पिछला मॉड्यूल अगर आप देख चुके हैं तो मोस्ट वेलकम है। शुरुआत करते हैं लेक्चर्स की। और बैक टू बैक इसके अंदर आपको वो सारा टॉपिक बताऊंगा जो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के सिलेबस का होगा। थ्रू आउट ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो और अगर आपके सिलेबस से कुछ चीज़ें मैच नहीं होती हैं तो मुझे आप पर्सनली भी या टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप अपना सिलेबस अपडेट जो है वो मेरे पास भेज सकते हैं। आपके सिलेबस में अगर कोई एडिशनल टॉपिक है जो यहाँ कवर नहीं हो रहा है वो भेज दीजिएगा। वो सेम टॉपिक भी मैं इस लेक्चर्स के साथ ऐड कर दूंगा, इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। ठीक है। बट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि पूरे इंडिया में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक सिंगल प्लेलिस्ट जो है आप फॉलो करिए और आपको हर यूनिवर्सिटी का सोल्यूशन मिल जाएगा, हर यूनिवर्सिटी का कंटेंट मिल जाएगा। यही ड्रीम है मेरा, यही प्लान है मेरा। ठीक है, तो एक सिंगल स्टॉप रहे, एक सिंगल प्लेलिस्ट आप सभी बच्चों के लिए क्रिएटेड रहे, आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े। क्योंकि एग्ज़ाम के समय ये एनर्जी पढ़ाई में खर्च करें तो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू कंटेंट ढूंढने में। ठीक है, क्योंकि इतने सारे कंटेंट है ना, ये कन्फ्यूज़न बहुत हो जाएगा कि किस में से पढ़ें, ये पढ़ें नहीं पढ़ें। कहीं पे आधा मिल रहा है, कहीं 70-80% कंटेंट मिल रहा है, 20% के लिए फिर ढूंढो कहीं पर। तो ये चीज़ नहीं है। तो ये जो मैं वीडियोस जो क्रिएट भी कर रहा हूँ, ये अभी जिन बच्चों का पेपर, बहुत सारे बच्चों का तो पेपर अभी आ चुका है, दिसंबर का समय हो गया, एग्जामिनेशन शुरू हो चुके हैं। तो इस बार जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे उनके लिए, जिनका पेपर खास तौर पे दिसंबर में था, उनके लिए तो चलो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। लेकिन जो बच्चे अब अगली बार से नेक्स्ट टाइम से, अब जिनका ये सेमेस्टर एग्ज़ाम शुरुआत से रहेगा, उनके पास एक पूरी रिच प्लेलिस्ट की पूरी लाइब्रेरी रहेगी जिसमें प्रॉपर पूरा सीक्वेंस में सारा कंटेंट एकदम जमा जमा इनके लिए रहेगा। ठीक है, तो वो सभी बच्चे, आप सभी बच्चे जो हैं वो बेनिफिट ले सकते हैं इस सब चीज़ों का। चलिए फिलहाल अब आगे ये जो लेक्चर्स है इसको कंटिन्यू करते हैं और आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज का जो हमारा चैप्टर है ये मॉड्यूल नंबर 3 है और थर्ड मॉड्यूल में हम लोग पढ़ रहे हैं थ्री फेज एसी सर्किट्स के बारे में। थ्री फेज एसी सर्किट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो थ्री फेज एसी पढ़ने से पहले हम लोगों ने सिंगल फेज एसी पढ़ा हुआ है और सिंगल फेज एसी से जितने कंसेप्ट सीखे हैं सारे कंसेप्ट्स यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं, सारे के सारे। ठीक, और प्लस उससे एडिशनली और क्या अप्लाई होगा वो भी जानेंगे हम लोग। तो व्हाट इज अ थ्री फेज एसी? थ्री फेज एसी जो होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ पॉलीफेज एसी फैमिली। पॉलीफेज एसी की जो फैमिली होती है उसी में से एक होता है थ्री फेज। पॉलीफेज मतलब एक से ज़्यादा, मल्टीपल फेजेस का सिस्टम। फेज क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है सिंगल फेज एसी के अंदर। ठीक है, कि फेज का मतलब हम लोग क्या बोल दिए कि भाई अगर फिजिकली देखा जाए, कनेक्शन वाइज देखा जाए, तो सोर्स से लेके लोड के बीच का इंडिपेंडेंट कनेक्शन, दैट इज अ फेज। और अगर दूसरे तरीके से आप सोचो तो फेज जो है ग्राफिकली अगर समझना चाहें तो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑफ अ पर्टिकुलर ग्राफ, जो ओरिजिनेट हुई है उसी ग्राफ के भीतर से, और ऐसी एक एक सिंगल स्क्वायर एरिया में जितनी भी आपको ऐसी जो नंबर ऑफ लाइनें दिखाई देती है पास होते हुए, वो सब फेजेस को रिप्रेजेंट करती है। तो फिलहाल सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलीफेज एसी सिस्टम। इट इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलीफेज एसी सिस्टम। ठीक है, बस एक लाइन में बस लिखवा रहा हूँ आपको। पॉलीफेज एसी सिस्टम का ही ये एक पार्ट है। तो पॉलीफेज एसी सिस्टम मतलब एक से ज़्यादा। तो अगर एक से ज़्यादा फेज हो सकते हैं तो फर्स्ट सबसे प्राइमरी क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो ये होता है कि सर सिंगल फेज के बाद थ्री फेज क्यों हो गया, सीधे बीच में टू फेज कहाँ चला गया, टू फेज सिस्टम क्यों नहीं होता है ना?
माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन आता है। अच्छा, दूसरा सवाल एक और चीज़, कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए। आप जब भी ये चीज़ें पढ़ते हैं, किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, उनसे ज़रूर से पूछिए कि टू फेज सिस्टम क्यों नहीं होता। अच्छा, टू फेज सिस्टम का वो आंसर आपको बता देंगे। फिर आप ये चीज़ पूछिए कि आपके घर में कौन सी सप्लाई आती है, सोच कर देखिएगा। कई बार घरों में कनेक्शन करने के समय बताया जाता है कि हमारे घर में थ्री फेज का कनेक्शन लगा हुआ है, तो क्या पूरा तीन फेज एक साथ यूज़ कर लेते हैं क्या? क्या पूरे के पूरे तीनों फेज, मतलब एक बल्ब जल रहा है तो तीनों फेज की करंट आ रही है क्या उसके अंदर, कि एक ही फेज की सप्लाई से चल रहा है वो? ये सारे टाइप के जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में ज़रूर से उठने चाहिए, और उन सब का आंसर आपको इस पूरे वीडियो सीरीज के अंदर मिलेगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। सो पॉलीफेज सिस्टम मतलब थ्री फेज एसी सर्किट्स हो गया। इसके जनरेशन पे आते हैं। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, और थ्री ही क्यों, टू क्यों नहीं? चलो, जब आगे चल के आपको मैं फेज डिफरेंस एंगल के बारे में बताऊंगा तो वहाँ पे टू का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए, मल्टीपल फेजेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हमको ये समझ में आता है कि जब हम एक सिंगल फेज सिस्टम की बात कर रहे थे जब तक, तो वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट था जो हमने जिसको ध्यान दिया, और उससे एक बात जो है वो क्लियर हुई। क्या बात क्लियर हुई? देखिए, जब जब सिंगल फेज सिस्टम की बात होती है तो हम लोग बोलते हैं कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल से ईएमएफ का इंडक्शन हुआ है, ठीक है। कि भाई यहाँ पर जब रिलेटिव मोशन हुआ बिटवीन द सेट ऑफ कंडक्टर्स एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पर क्या हो गया, ईएमएफ का इंडक्शन हुआ किसके अंदर, सेट ऑफ कंडक्टर्स के अंदर, ठीक है। परफेक्ट बात है। लेकिन अब शर्त ये है कि अब हम लोग ये पूरा प्रोसेस करने के दौरान, ये इस पूरे प्रोसेस के दौरान हम लोग ये देखें कि अगर हमारे पास ऐसा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, और उससे मैं एक जनरेटर बनाता हूँ सिंगल फेज का, इस तरीके से। ये जनरेटर के दोनों सेक्शंस हैं, ये ए और बी साइड, मतलब जनरेटर का जो कॉयल है ना, येलो कलर से मैंने एक कॉयल दिखाया, और इस कॉयल को जब मैं घुमाऊंगा इस पूरे सेटअप के अंदर, तो इससे कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगी जो साइनोसॉइडल नेचर की ईएमएफ होगी, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग पूरी कहानी जानते हैं। बट इससे मान लीजिए कि ईएमएफ 220 वोल्ट की बनती है, लेट अस सपोज कि 220 वोल्ट का ईएमएफ बन गया यहाँ से। तो मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो 440 वोल्ट की है या 660 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है। उसके लिए मुझे कितने जनरेटर्स खरीदने पड़ेंगे ऐसे? तो आप बोलेंगे सर ऐसे 3 जनरेटर्स की जरूरत पड़ेगी आपको टोटल, ठीक है। 660 वोल्ट का अगर रिक्वायरमेंट है आपका, तो आपको उसके लिए 3 जनरेटर्स की नीड पड़ेगी, ठीक है भाई। तो अब जब मैं 3 जनरेटर्स खरीदूंगा तो मतलब मुझे ये मैग्नेटिक सेटअप भी लेना पड़ेगा, उस जनरेटर्स की हाउसिंग का एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, उसको ट्रांसपोर्टेशन कराने का खर्च लगेगा, उसको इंस्टॉल कराऊंगा, उसकी माउंटिंग बनवाऊंगा, उसका खर्च लगेगा। ये सब एडिशनल खर्च है, इसका जनरेशन में बहुत ज़्यादा कोई खास रोल नहीं है। तो बेसिकली ये काम तो एक ही जनरेटर से कराया जा सकता है अगर हम पॉलीफेज सिस्टम बना दें। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए मैं एक से ज़्यादा सेट ऑफ कंडक्टर्स को यूज़ कर लूँ, और सबको उसी मैकेनिकल एनर्जी इनपुट जो मैं दे रहा था, उसी मैकेनिकल एनर्जी इनपुट से ये एक से ज़्यादा यानी कि मल्टीपल कॉइल्स को मैं घुमा दूं, लाइक दिस। मान लीजिए ऐसी 3 कॉइल्स है मेरे पास, ठीक है, ऐसी 3 कॉइल्स है मेरे पास, तो इनको मैं घुमा देता हूँ, ठीक। इसको रेड मान लेते हैं, इसको येलो मान लेते हैं, इसको ब्लू मान लेते हैं। वैसे ये रेड नहीं है, पर्पल टाइप का दिखाई दे रहा है, ठीक। तो ये मैंने यहाँ पर 3 कलर की कॉयल रख ली, ये दिखाने के लिए कि 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइल्स आर अवेलेबल, लेकिन सबकी नंबर ऑफ टर्न्स में अभी सेम रख लेता हूँ। अभी थोड़ी देर के लिए मानता हूँ कि सबके अंदर का जो कंडक्टर यूज़ हो रहा है, जो मटेरियल यूज़ हुआ है, एक ही मटेरियल है, थिकनेस बिल्कुल बराबर है, सब में सेम है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टर जो मैंने बनाया वो भी सबके अंदर सेम है। और तीनों को उठा के बीच में रख देंगे, सेंटर पर एकदम। ये तीनों को उठा करके यहाँ पर मैं प्लेस कर देता हूँ, और उसके बाद फिर इनको मैं ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है। और इनके घूमने से एक साथ मेरे पास ऑल्टरनेटिंग नेचर की सप्लाई जो है वो क्रिएट हो जाएगी। समझ गए हम लोग ये बात को? तो उससे मतलब हमको बाहर जो एसी मिलेगी वो 3 टाइम्स बढ़ के मिलेगी एज कम्पेयर टू द सिंगल फेज। तो मतलब 3 फेज एसी का जनरेशन जो है वो बहुत अच्छा होता है, एफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू जनरेटिंग जस्ट सिंगल फेज। सिंगल फेज केवल जनरेट कर रहे हो, उसके तुलना में आप 3 फेज जनरेट कर सकते हो, सेटअप वही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगी, हाउसिंग वही रहेगा, मशीन का, मशीन की विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज कर दोगे आप, मशीन की विड्थ आप इंक्रीज कर दोगे, बाकी ओवरऑल सेटअप उतना ही है, माउंटिंग उतना ही सेक्शन पर करेगा, मतलब किया जाएगा इसका। और बस कुछ नंबर ऑफ कॉल्स का आपने इंक्रीज कर दिया, और 3 फेज मतलब 3 गुना आउटपुट आप क्रिएट करने लग गए। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। एक और रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मान लीजिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेटर्स लगाते हैं या कुछ रिलेज लगाते हैं, और रिले में रिक्वायरमेंट ये है कि उसको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए होती है। जैसे यूपीएस जो होता है हमारा कंप्यूटर के साथ जो लगा होता है,
वो यूपीएस आपको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देता है ना, मतलब आपकी जो पावर सप्लाई है वो कहीं पर भी ब्लॉक नहीं होती, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होती है। मतलब अगर कंप्यूटर चल रहा है और उस दौरान लाइट चली गई तो कंप्यूटर बंद नहीं हो जाएगा, वो तुरंत ही यूपीएस चेंज ओवर ले लेगा, उस ड्यूरेशन पे तुरंत ही स्विच ओवर ले लेगा और अपना बैकअप प्रोवाइड करने लग जाएगा, सिस्टम अनइंटरप्टेड फॉर्म में चलता रहेगा। एक इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर का वर्किंग थोड़ा अलग होता है। इन्वर्टर क्या करेगा, अगर इन्वर्टर पे चीज़ें चल रही है तो मैक्सिमम चीज़ें बंद हो जाएंगी, एट वंस बंद हो जाएंगी फिर चालू हो जाएंगी। तो उस समय का वो ऑपरेशन तो रुक गया ना, अगर इन्वर्टर की वजह से बंद हो गई डिवाइस तो। इन्वर्टर चेंज ओवर लेने में नॉर्मली काफ़ी सारे इन्वर्टर जो होते हैं वो कुछ सेकंड्स का टाइम ले लेते हैं, कुछ सेकंड्स या मिली सेकंड्स का टाइम लेते हैं। उस मिली सेकंड में आपकी डिवाइस ट्रिप ऑफ हो जाती है। तो अगर कोई बड़ा एप्लीकेशन चल रहा था, कहीं पे सीबी लगा था, सर्किट ब्रेकर लगा था, कहीं पे कोई रिले लगा था, सेंसर था, तो वो सेंसर क्या करेगा, वो तो चला गया, वो तो बंद हो गया, अब तो उसको रीसेट करना पड़ेगा आपको पूरी तरह से इनिशियल कमांड दे करके। तो ऐसे केसेस में दिक्कत होती है, तो ऐसे केसेस में इन्वर्टर प्रीफर्ड नहीं रहता, ऐसे केसेस में फिर यूपीएस प्रीफर्ड रहता है। फिर यूपीएस चाहिए कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चलती रहे। अब वैसे ही एसी सप्लाई के केसेस में भी क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैं एसी सप्लाई दे रहा हूँ और मुझे ऐसा चाहिए कि कभी भी जो इनपुट है मेरी डिवाइस का वो बंद नहीं होना चाहिए, वो ज़ीरो पे नहीं पहुंचना चाहिए। तो एसी सप्लाई के केस में देखिए, एक सिंगल फेज एसी पर 3 बार ज़ीरो के स्टेट को वो रीच करेगा, 3 टाइम्स इट इज़ रीचिंग द ज़ीरो वैल्यू। कैसे रोकोगे आप इसको, ये तो 3 बार ज़ीरो पे पहुंच रहा है, मतलब आपकी जो रिले है, डिवाइस है, वो 3 बार ट्रिप हो जाएगी। सपोज कर लीजिए आपने एक आर्डिनो का किट लगा दिया वहाँ पे, ठीक है, या आईओटी की कुछ आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो और उस पर एक आर्डिनो का किट जो है उस पर आप प्रोग्राम कर रहे हो, और वहाँ पर एक कंडीशन है जिसको सेटिस्फाई करना है आपको कि 3 बार जीरो जो आ रहा है, ऐसा एक भी बार जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि जीरो हुआ तो वो सिस्टम क्या करेगा, पावर मॉड्यूल को बंद कर देगा। अब सोचिए कि आपकी एसी सप्लाई में 3 3 बार, हर एक साइकिल में 3 बार बंद करेगा वो पावर मॉड्यूल, आप कितनी बार रीसेट करोगे उसको। ऐसी प्रॉब्लम से बचाने के लिए आपको एक अनइंटरप्टेड पावर का सोर्स चाहिए जो लगातार सप्लाई देता रहे आपको। अब ये कैसे पॉसिबल है, एसी अपनी टेंडेंसी छोड़ के डीसी तो नहीं बन जाएगी ना। तो अब क्या हो सकता है इसमें, तो हम लोग के पास एक और अच्छा टेक्निक है कि हम क्या करते हैं कि 3 मल्टीपल कॉइल्स जो है उनका यूज़ करते हैं, तीनों को मिला करके एक साथ सप्लाई क्रिएट करवाते हैं, और तीनों अपनी अपनी ईएमएफ जो है वो बनाएंगी। इनकी बनी हुई ईएमएफ जो है, इसको जब हम ग्राफ में देखेंगे तो ये हमको अनइंटरप्टेड सप्लाई दे सकता है, ठीक। उसके लिए पहला अरेंजमेंट जो है वो क्या करते हैं, चलिए काम करते हैं हम लोग, इस सभी कॉइल्स को एक के ऊपर एक रख लेते हैं ऐसे, ठीक है। और फिर इस पूरे को ऐसे घुमाते हैं एक साथ, चल जाएगा ये प्रोसेस। देखिए, इसको मैंने रखा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अब इसको मैं घुमाना शुरू करता हूँ, ऐसे रोटेट करवा रहा हूँ, ठीक है। तीनों की तीनों कॉइल्स आपको, तीनों की ईएमएफ एक साथ मिलेगी, एक जैसे मिलेगी या डिफरेंट मिलेगी, ये बताइएगा बस। तीनों की ईएमएफ जो है वो सेम मिलेगी या डिफरेंट मिलेगी। भाई मैंने आपको शुरुआत में कंडीशन बोल रखा है कि नंबर ऑफ टर्न सेम है, कॉयल का मटेरियल जो मैंने यूज़ किया वो सेम है, उसकी थिकनेस जो है वो सेम है, लेंथ सेम है वायर का, जितने नंबर ऑफ टर्न्स मैंने लगाए वो सारा कुछ डिट्टो सेम है। जिस मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, फ्लक्स डेंसिटी बी टेस्ला। जिस डायरेक्शन में घूम रहा है वो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तीनों के तीनों एक साथ एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं। जिस रफ्तार से घूम रहा है, ओमेगा रेडियंस पर सेकंड की एंगुलर फ्रिक्वेंसी से, इवन दैट इज ऑल्सो सेम फॉर ऑल थ्री ऑफ देम। तो क्या इस कंडीशन में ये तीनों बराबर मात्रा की ईएमएफ इंड्यूस करेंगे या सेपरेट अमाउंट की ईएमएफ इंड्यूस करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सिनारियो है वो ऐसा है कि भाई यहाँ पर ना, ये देखिए, तो आपने जो सिनारियो देखा उसके हिसाब से सिचुएशन एकदम क्लियर है। ये देखिए, इसको इसके ऊपर मैं प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से उठा के इसके ऊपर रख दिया, और इसको भी कॉपी कर लेते हैं जरा, इसका एक बैकअप कॉपी क्रिएट करके इसके ऊपर रख देते हैं, ठीक। तो सिनारियो एकदम क्लियर है ना कि सब मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ भी बिल्कुल बराबर मिलेगा। अच्छा, मुझे अनइंटरप्टेड सप्लाई चाहिए थी, अब मैं इस पूरे कॉयल को सेट को ले जाके यहाँ अगर रखूँगा और इसको घुमाना शुरू कर दूंगा तो एक ही समय पे ये लोग, देखिए, अबव ज़ीरो भी जाएंगे, उसी समय पे ये लोग सब एक साथ सब के सब मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेंगे अपनी यहाँ की, और उसके बाद एक ही समय पे ये लोग फिर से ज़ीरो पे पहुँचेंगे, ठीक है। और ऐसे ही चलता रहेगा पूरे 360 डिग्री पर, इस तरीके का रोटेशन दिखेगा। तो इससे कोई मदद मिलेगी क्या, देखिए मैग्नीट्यूड वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड में आपको जो 660 वोल्ट चाहिए 220 की वजह के जगह पे, दैट प्रॉब्लम विल बी इजीली सॉल्व। बट एक प्रॉब्लम फिर भी रह जाएगी कि अनइंटरप्टेड सप्लाई कहाँ से लाओगे, क्यों, क्योंकि देखिए, ये येलो कलर की जो लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली लाइन,
दैट इज, लेट अस अज्यूम कि ये इस येलो वाले कॉइल से जनरेटेड ईएमएफ है। वैसे ही ये ब्लू कलर की कॉइल होगी, ये भी कुछ ईएमएफ बना रही होगी। देख लीजिए इसकी लाइन जो है उसको भी आप इसी पर दिखाएंगे, इसी सेम कर्व के ऊपर आप इसको भी ड्रॉ करेंगे। भाई मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैक्सिमम सेम रहेगा, टाइम पीरियड सेम रहेगा, इसका फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो साइकिल की ओवरऑल जो एवरेज हाफ साइकिल की निकल रही है वही सेकंड हाफ की भी निकलेगी। तो एकदम डिट्टो, सेम टाइम पे पीक, सेम टाइम पे जीरो पहुंच रहे हैं दोनों। अच्छा, तीसरी वाली क्वांटिटी कैसे दिख रही है, देखिए थर्ड क्वांटिटी के लिए भी आप ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। अब बताइए कि ये जो मैंने ग्राफ बनाया, क्या इसमें से आपको ये तीनों कलर की क्वांटिटीज का आउटपुट अलग अलग सेपरेटली दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है ना। मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गई, 660 हो गई भले, लेकिन दिक्कत यह है कि स्टिल वी आर नॉट एबल टू बाइफरकेट द दीज सप्लाईज ऑन डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स। उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है सर? अभी भी प्रॉब्लम वही है कि सर अभी भी एक साथ तीनों जीरो पे पहुंच रहे हैं, तो मुझे जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए था वो प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इन कॉइल्स को एक ही साथ एक एक दूसरे के साथ ओवरलैप्ड रख के, इलेक्ट्रिकली 0 डिग्री एंगल पे रख के कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब एक साथ पीक पे जाएंगी, एक साथ जीरो पर जाएंगी, तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। जैसे क्या हुआ कि आपने कॉलोनी में सपोज कर लीजिए दो वॉचमैन्स रखे, ठीक है, कि वो भाई रात भर कॉलोनी में ड्यूटी करेंगे। अब सोचिए कि वो दोनों एक ही साथ जागें और एक ही साथ सो जाएं, रात के 2 बजे ये लोग सो गए और चोर 3 बजे आया, समय तो कोई रहेगा ही नहीं ना उसको बचा, उसको देखने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। तो इनको शिफ्ट में ड्यूटी करनी चाहिए ना, कि एक जब जाग रहा हो तो दूसरा सो जाए, फिर जब दूसरे वाले को नींद आ रही हो वो जब सो जाए तो पहला वाला उठ जाए। तो ऐसे ड्यूटी करेंगे तब जाके ये लोग पूरी नाइट ड्यूटी कर पाएंगे, ये एक तरीका है। तो वही चीज़ कॉयल के साथ भी है, इन ये भी जब सप्लाई देंगे तो वी हैव टू मेक श्योर कि सब एक साथ जीरो पे ना पहुंचे। तो इसकी ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इनको इलेक्ट्रिकली सेपरेट एंगल्स पे एक दूसरे से रखेंगे तब, ठीक है, सिर्फ उसी कंडीशन पे हो सकता है। तो मतलब इनको इलेक्ट्रिकली अलग अलग एंगल पे रखें, ठीक है भाई। तो लेट अस सपोज कि हम लोग इनको, इस कॉइल को ऐसे ओवरलैप कराते हैं लाइक दिस, ठीक है, और इस वाले को भी प्लेस करते हैं ऐसे, और इस पूरे को उठा करके मैं लेकर के चलता हूँ यहाँ। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, मैंने इलेक्ट्रिकली सबको अलग अलग एंगल पे प्लेस किया। तो जब ये पर्पल वाला कॉइल, देखिए इसकी ईएमएफ अभी कितनी होगी, तो फ्लक्स लिंकेज सबसे मिनिमम है ना पर्पल कॉइल का, तो फ्लक्स लिंकेज मिनिमम है तो ईएमएफ भी अपना सबसे मिनिमम बना रहा होगा ये। एट दैट सेम टाइम येलो कलर से बनने वाली कॉइल का आउटपुट जो है वो मैक्सिमम पहुंच रहा है, और ब्लू कलर की कॉइल जो है उसका आउटपुट अभी जस्ट मैक्सिमम क्रॉस किया है और आगे बढ़ रहा है अगले जीरो की तरफ। तो अब जब ये तीनों कॉइल्स एक साथ घुमाओगे आप, तो देखिए क्या सिनारियो होगा। देखिए हर सिचुएशन पे आप देखते जाइए, 90 डिग्री पर्पल वाली कॉइल अभी मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस करा रही होगी यहाँ पे। एट दैट सेम टाइम येलो वाली कॉइल ने अभी अभी कुछ देर पहले अपना मैक्सिमम क्रॉस किया है और आगे बढ़ रही है जीरो की तरफ। और ब्लू वाली कॉइल जो है वो नेगेटिव फेज में जा चुकी है, ऑलरेडी इस लाइन में चल रही है और अगला नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ बढ़ रही है। तो ये सभी कॉइल्स, भले इनकी पीक वैल्यू सेम रहेगी, इनकी मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम जो होगा वो सेम रहेगा ना, सभी का पीक सेम है। अगर एक की ईएमएफ 50 वोल्ट है तो तीनों बाकी की दो की भी 50-50 वोल्ट ही आएगी मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न सेम है और बाकी जितनी कंडीशंस मैंने बताया वो सारा कुछ सेम है। तो ईएमएफ तो बराबर ही जनरेट करेंगे, लेकिन टाइम इंटरवल सबका अलग अलग रहेगा, टाइम टाइम का जो डिफरेंस रहेगा, टाइम इंस्टेंट जो रहेगा इनका पीक पहुंचने का, वो बिल्कुल अलग रहेगा, सेपरेट रहेगा, हालांकि फ्रीक्वेंसी सबकी सेम रहेगी। तो ये जो सिचुएशन है इससे आउटपुट कैसा निकल सकता है, ये देखिए इस तरीके से जब आप इसको घुमाएंगे तो ये जो आपको आउटपुट क्रिएट करके देगा ये बहुत ही परफेक्ट आउटपुट रहेगा, जिसमें कि आपको जो डिफरेंसेस जो है वो हर क्वांटिटी के आउटपुट के फॉर्म में दिखेंगे। कैसे? देखिए अब इस ग्राफ का मतलब अब इस कंडीशन का जो मैं ग्राफ बनाऊंगा आप उसको देखिएगा। तो ये जो पर्पल से जिसको मैं शो कर रहा हूँ उसको मैं यहाँ रेड से शो करूँगा। मान लो रेड वाली आउटपुट सबसे पहले आपको ये दिखाई दी, सेकंड वाली आउटपुट आपको यहाँ कहीं पे दिखाई देगी इस तरीके से, और थर्ड एंड लास्ट वाली आउटपुट जो है वो आपको ऐसे दिखाई देगी इस तरीके से, और ये आपको मिलेगा फाइनल आउटपुट। तो रेड, येलो और ब्लू कलर की जो कॉइल्स जब घूम रही हैं तो इनसे जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो एकदम इस तरीके का दिखाई देगा आपको। अब ये एकदम एग्जैक्टली ऐसा क्यों दिखेगा मैं उसका कारण बताता हूँ।
लेट अस सपोज कि इनकी ईएमएफ है, ईएमएफ इन वोल्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं ओमेगा, रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। ये रेड वाली कॉइल का आउटपुट है, येलो का है, ब्लू का है। देखिए इनकी मैग्नीट्यूड जो है ई मैक्स, वो सभी की सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि मैंने कंडीशन बता दिया कि कॉइल जो है वो सिमेट्रिकल टू ईच अदर है। सभी कॉइल सिमेट्रिकल है, बस एक दूसरे से फेस शिफ्टेड है, किसी ना किसी एंगल पे फेस शिफ्टेड है। तो अब द क्वेश्चन इज कि कितना फेस शिफ्ट रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये नीड समझ में आ गई कि क्यों हम लोग मल्टी फेज पे जा रहे हैं, पॉली फेज पर क्यों जा रहे हैं हम लोग। सिंगल फेज से भी आप जनरेट कर सकते थे, बट वो उतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। आप उतने ही या उसमें थोड़े से ज़्यादा कॉस्ट दे करके आप पॉलीफेज सिस्टम ले लेते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कभी जिम जाते हैं तो जिम की मेंबरशिप आप लेने जाएंगे, देखिएगा बड़ा मज़ेदार खेल चलता है वहाँ पे। आप जिम विम की मेंबरशिप लेने कभी जाएंगे ना, तो आपको बोलेगा कि भैया एक मंथ का आप दीजिए 2500 रुपये। इतना रुपए आप पर मंथ का दे दीजिए, अगर मंथली बेसिस पे आप ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है। एक महीने 2 महीने आना है तो, ठीक है। अच्छा, इस हिसाब से साल के कितने हुए? साल के कितने हुए? 30,000 रुपये, ठीक है भाई। तो साल का 30,000 बनता है, ये समझ में आता है। लेकिन अब जब आप उसी जिम में बोलेंगे कि मुझे ना एनुअल मेंबरशिप चाहिए, एनुअल मेंबरशिप चाहिए, तो वो आपको बोलेगा कि ठीक है, एनुअल मेंबरशिप अगर चाहिए तो ये हम आपको 10,000 में दे देंगे, या शायद उससे भी कम में दे देंगे, 8,000 में ही दे देंगे। अब आप हैरान हो जाओगे, आप बोलोगे अरे ये तो एनुअल मेंबरशिप लेना ज़्यादा फायदेमंद हुआ, 12 महीने केवल 10,000 में, और अगर पर मंथ बेसिस पे जा रहे हैं तो 30,000। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सीन क्या है? कि कुछ चीज़ें जो है, चलो वहाँ का रीज़न अलग हो सकता है, बट यहाँ इलेक्ट्रिकल मशीन्स के हिसाब से या इलेक्ट्रिकल सिस्टम के हिसाब से अगर मैं ये बात बताऊँ, तो यहाँ पर क्या है कि आपका बहुत हद तक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, अगर आप सेम सेटअप पर मॉडिफिकेशन कर देते हैं तो, एज़ कम्पेयर टू टेकिंग द एंटायरली न्यू यूनिट। एक एकदम नया यूनिट बनाने से अच्छा है कि उसी एग्जिस्टिंग यूनिट को अगर आप मॉडिफाई करते हैं, रेट्रो फिटिंग बोलते हैं इसको, तो वो कर देते हैं, तो आप काफ़ी कुछ पैसे जो है वो यहाँ पर सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक थिंग है। अब जिम वालों का जिम वाले जाने कि वो लोग क्यों इतना कॉस्ट कम करें। उनको पता रहता है क्या कि ये साल भर का जो मेंबरशिप लेगा वो आएगा नहीं साल भर, है ना। चलिए ठीक है। तो अब इस हिसाब से देखिए तो हमको समझ में आता है कि पॉलीफेज सिस्टम जनरेट करना इज़ अ गुड थिंग। अब इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जब हम कॉइल्स को अलग अलग एंगल पे रखेंगे, मल्टीपल कॉइल्स को, अब इतना तो समझ में आ गया ना कि एक दूसरे के साथ 0 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 0 डिग्री एंगल्स पर नहीं रखना है, कुछ एंगल्स पे सेपरेट करना है। तो क्वेश्चन इसके कितने एंगल्स पे सेपरेट करना है, ठीक है। तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ जनरेशन ऑफ 3 फेज AC। नेक्स्ट पॉइंट, जनरेशन ऑफ 3 फेज AC, इसका जनरेशन कैसे होता है? तो भाई इसका बेसिक नियम जो है वो वही है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लिखवा देता हूं मैं इस पॉइंट को। इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। फैराडे का नियम क्या बोलता है? वेन एवर देयर विल बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ सेट ऑफ कंडक्टर्स एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ईएमएफ विल बी इंड्यूस। की रिलेटिव मोशन होना चाहिए भैया, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा मूव करता रहे, चाहे कंडक्टर रुका हुआ रहे, स्टेशनरी रहे, और मैग्नेटिक फील्ड घूमती रहे उसके इर्द गिर्द, या मैग्नेटिक फील्ड अपनी जगह पे रुकी रहे और कंडक्टर घूमता रहे उसके इर्द गिर्द। इन बोथ द कंडीशंस ईएमएफ इंड्यूस होगी। दूसरा फोल्ड इस नियम का ये है जो ये बताता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, it will be directly proportional to the amount of flux linked with the coil। E will be, उसकी मैग्नीट्यूड जो होगी ईएमएफ की, वो डिपेंड करेगी कि उस समय उस इंस्टेंट पर कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर ये निर्भर करेगा, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, ठीक है, एकदम परफेक्ट। तो जनरेशन ऑफ 3 फेज AC, बस यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल कॉइल्स को एक साथ हम रोटेट करवाते हैं। तो लिखेंगे हम लोग हियर द मल्टीपल कॉइल्स
आर, द मल्टीपल कॉइल्स के साथ एक लाइन और लिखेंगे, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, separated from each other at specific phase phase difference are subjected to a uniform magnetic field. ये एक तरीका है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और फिर वहां से उसका रोटेशन हम लोग शुरू करवाते हैं, ठीक। अब ये एंगल जो है वो कितना होगा, अब देखिए फेज एंगल जो आप कैलकुलेट करेंगे यहां से आप देखेंगे कि फेज डिफरेंस एंगल कॉइल्स के बीच का कितना होना चाहिए। तो टोटल एंगल हमारे पास कितना है, व्हाट इज द टोटल एंगल, टोटल एंगल हमारे पास है 360 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज, ठीक है। 360 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज। जब मैं इलेक्ट्रिकल डिग्री बोल रहा हूं तो ध्यान रखिएगा, ये मैकेनिकली या फिजिकली आपको वैसे नहीं दिखाई देगा। मतलब ये कैसा हो सकता है, 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री का मतलब ये होता है कि कॉयल, ऐसा नहीं है कि सच में कॉयल एक दूसरे से ऐसे मूव कर, ऐसे अलग से ऐसे रखी हुई दिखाई देगी, ऐसा नहीं लगा होता है। ये इतने डिग्रीज का जो डिफरेंस पैदा होता है, ये किसकी वजह से होता है कि आप कनेक्शन उस तरीके का कर रहे हैं। इधर यू आर प्रोवाइडिंग अ स्टार कनेक्शन और यू आर प्रोवाइडिंग अ डेल्टा कनेक्शन, जो बाय डिफॉल्ट आपको उतना डिफरेंस का एंगल जो है, इलेक्ट्रिकल एंगल जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन कॉयल हो सकता है कि एक दूसरे के बगल में पैरेलली लगी होगी, देखिए इस तरीके से हो सकता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जब आप 3 फेज ट्रांसफार्मर देखेंगे तो कॉइल्स आपको ऐसी दिखाई देगी, इसके अंदर एक दूसरे के अगल बगल दिखाई देगी ऐसे 3 फेज में, है ना। ऐसा आप ट्रांसफार्मर का सेटअप जो है जब देखेंगे तो कभी कभी ऐसा देखेंगे आप, ये इस तरीके से इसके अंदर की कॉइल्स जो हैं वो सर ऐसी लगी हुई हैं। आप सोचेंगे कि 3 फेज है, तो और सर ने लिखाया है कि एक दूसरे से 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री डिवाइड बाय द नंबर ऑफ फेजेस के हिसाब से उतने एंगल पे होनी चाहिए। तो कॉइल तो दिख ही नहीं रही, सब तो सर पैरेलल दिखाई दे रही है, उसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, है ना। इन सब बातों पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि इसीलिए मैंने क्लियर किया कि इलेक्ट्रिकल डिग्रीज है, वो मैकेनिकल डिग्री नहीं है ना। इलेक्ट्रिकल डिग्री है वो, मैकेनिकल डिग्री नहीं है। देखिए जब ट्रांसफार्मर आप पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ें हमको देखनी होगी वहाँ से। लाइक दिस, तो ऐसा सेटअप आपको दिख सकता है ट्रांसफार्मर के भीतर। तो इस तरीके का सेटअप आपको दिखाई देगा, यहाँ कंजर्वेटर टैंक वैंक ये सब सब सारी चीज़ें रहेंगी। बट मेन मुद्दे की बात है कि ऐसे अगल बगल क्यों है। देखिए स्टार कनेक्टेड सिस्टम हो सकता है ना, तो ऐसा दिखाई देगा ना, ये तो ऐसा रहेगा, स्टार डेल्टा के फॉर्म में ये कनेक्शन हो सकता है, ऐसा हो सकता है। या फिर ये चीज़ें ऐसी भी हो सकती है, देखिए अब डेल्टा अगर रहा तो डेल्टा कनेक्शन में कैसा दिखाई देगा, ये एंड टू एंड कनेक्टेड रहेंगे ये लोग एक दूसरे से। ये रहेगा, ये सेक्शन रहेगा बाहर, ये सेक्शन बाहर रहेगा, इस तरीके से कनेक्शन निकला हुआ रहेगा, ठीक है। आप ये देखिएगा कि फिजिकली आपको उतने एंगल पे दिखाई दे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वो जरूरी भी नहीं है कि फिजिकली ऐसा हो। तो 360 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ फेजेस, द नंबर ऑफ फेजेस। तो अब यहाँ पर इस केस में नंबर ऑफ फेज कितना है आपके पास, 3 फेज का सिस्टम बनाना है, तो फेज एंगल फाई आप लिखेंगे यहाँ से। सो देयरफॉर फेज एंगल फाई इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज। ये इलेक्ट्रिकल डिग्रीज है ना, मतलब इलेक्ट्रिकली सभी कॉइल से बनने वाला आउटपुट जो है, सभी कॉइल से बनने वाली ईएमएफ जो है वो एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट होगी, ऐसा दिखाई देगा आपको। तो इसी वजह से जब मैंने पिछले पेज में सिमेट्रिकल फॉर्म में ऐसे आपको दिखाया वेव, इस तरीके का वेव, ये सभी वेव्स एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट है, और लास्ट वाली वेव पहली वाली वेव से 240 डिग्री अपार्ट है, अगर फर्स्ट वेव को मैं एज अ रेफरेंस मानता हूं तो, ठीक है। तो यहाँ तक का पॉइंट आप सभी को क्लियर, 360 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज अपॉन नंबर ऑफ फेजेस। मान लीजिए यही चीज़ 2 फेज के लिए करके एक बार देखिएगा, इसी एंगल को 2 फेज सिस्टम के लिए निकाल के देखिए, आप देखिएगा आपको 180 डिग्री का फेज डिफरेंस दिखाई देगा, जिसकी वजह से एक कॉइल से बनने वाला आउटपुट
दूसरी कॉइल से बनने वाले आउटपुट को अपोज कर सकता है। ठीक है, हालांकि टू फेज सिस्टम के लिए और भी तरीके होते हैं उसको बताने के, बट ये एक जस्ट एक जनरल सा आइडिया आपको बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड बात करते हैं अब ईएमएफ इक्वेशन की। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन थ्री फेज एसी। थ्री फेज एसी सिस्टम में कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, बस लास्ट टॉपिक है, इसको ध्यान से देख लेते हैं। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द थ्री फेज एसी सिस्टम, तो अब हमको ये समझ में आ गया। पहले तो जनरेशन का साइड देख लेते हैं इस पे कि जनरेट कैसे कर रहे हैं अब हम। तो हमको यहाँ से एक पॉइंट समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिकली भले हम लोग उसको शो करने के समय ऐसा मैकेनिकली शो कर देते हैं कि सभी कॉइल एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट है, बट असलियत में ये सब कुछ इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चल रहा है आपके सामने। ठीक है, अंदर तो कॉइल सीधी सीधी लगी हुई दिखाई देगी, आपको देख के लगेगा नहीं कि 120 डिग्री अपार्ट है, वो सब एकदम पैरेलल दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो कभी अगर मशीन को फिजिकली आप ओपन करेंगे तो वो कैसा दिखेगा, मैं आपको नेक्स्ट टाइम फोटो वगैरह भी ला करके दिखाऊंगा। ये देखिए, तो ये चीज़ें, तो इसके अंदर कॉइल्स को हम लोग इलेक्ट्रिकली अपार्ट रखते हैं। तो ये एक कॉइल हो गया हमारे पास, लेट अस सपोज दिस इज आवर सेकंड कॉइल, रेड, येलो और ब्लू। रेड इसमें आ नहीं रहा है तो मैं डायरेक्टली पर्पल को यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, हम लोग एक और बात का ध्यान देंगे यहाँ पर कि ये सभी कॉइल्स एकदम बराबर मैग्नीट्यूड, मतलब एकदम बराबर मैग्नीट्यूड की ईएमएफ इंड्यूस कर रही है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह सब कुछ सेम है इन सब कॉइल्स के अंदर, और इनको हम उठा के प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। सो दिस इज आवर, लेट इट बी नॉर्थ पोल एंड दिस इज आवर साउथ पोल। अब ये सब के सब कॉइल्स जो हैं ये सब सारे के सारे ये मिलके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर ओमेगा रेडियंस पर सेकंड की एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहे हैं। तब ये जो ईएमएफ इंड्यूस कराएंगे उसकी ग्राफ जो है वो कैसी बनेगी, अब ये ग्राफ आप भी बना सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा है, मैं आपको सिखा देता हूँ। जब आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है ईएमएफ इक्वेशन के का या फिर जनरेशन ऑफ थ्री फेज एसी का, तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या क्या लिखना है, उसके अंदर क्या क्या बनाना है वो मैं बता दूं। जितना मैंने थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन किया उसको लिखिएगा, प्लस उसके साथ साथ जो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ इसको जरूर से लिखिएगा। मैं तीन चीज़ बनाऊंगा, एक मैंने इसका कंस्ट्रक्शनल डायग्राम के फॉर्म में आपको दिखाया, दूसरा चीज़ जो मैं आपको बना करके शो कर रहा हूँ दैट इज़ द वेव फॉर्म ऑफ दिस थ्री फेज एसी ईएमएफ, और तीसरा चीज़ जो मैं बना करके आपको दिखाऊंगा दैट विल बी द फेजर डायग्राम ऑफ ईएमएफ। ये तीन चीज़ होना ही चाहिए आपकी कॉपी में फुल मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, सबसे पहले मैं रेड कलर से शो करता हूँ। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है, रेड कलर से मैंने शो कर दिया। दूसरा मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ येलो। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसका लॉजिक क्या है इसको बनाने का वो समझ लीजिएगा, तुरंत समझ आ जाएगा, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट थिंग नहीं है। देखिए, मुझको यहाँ से दिखता है ना कि ये पीक वैल्यू है, दिस इज द पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू। रेड कलर की क्वांटिटी का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, यही है। ओके, तो ये कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पर है ना। 120 कहाँ पर आएगा बताइए। अच्छा चलिए, दूसरा इंस्टेंट भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो दिस पॉइंट इज 0, दिस इज पाई एंड दिस वन इज 2 पाई, मतलब 360 डिग्री। यहाँ पर है 180 डिग्री, यहाँ पर है 90 डिग्री, बताइए 120 कहाँ पे होगा। 120 इन दोनों के बीच में होगा, यहाँ कहीं पे 90 से थोड़ा सा आगे। इसी वजह से जब मैं सेकंड क्वांटिटी को जब ट्रेस करूंगा, और चूंकि सबकी मैग्नीट्यूड सेम है, लोअर साइकिल पर भी और अपर साइड पर भी दोनों जगह मैग्नीट्यूड जो है, पीक वैल्यू जो है वो सेम होगी, तो जब मैं ये येलो वाली क्वांटिटी को शो करूंगा तो देखिए मैं उसको कहाँ से जाते हुए शो कर रहा हूँ। देखिए, लोअर साइड पे भी मैग्नीट्यूड सेम बनाने की कोशिश की है मैंने, और अपर साइड पे भी, पॉजिटिव साइड पे भी मैग्नीट्यूड मैंने सेम रखने की कोशिश की है। 90 से स्लाइटली आगे बनाया, 180 से थोड़ा ज़्यादा पीछे बनाया, ताकि 120 डिग्री जस्टिफाई करते तो बने कि 120 डिग्री यहाँ कहीं पर हो रहा होगा। ठीक है, येलो वाली कॉइल सेकंड। अच्छा, अब बताइए तीसरी वाली जो आउटपुट है, तीसरी कॉइल का जो आउटपुट है उसको कहाँ बनाना चाहिए मुझे, इसको मैं ब्लू कलर से ट्रेस करने जा रहा हूँ। तो भाई तीसरी कॉइल का आउटपुट समझिएगा कैसे। पहली वाली कॉइल से 240 डिग्री अपार्ट, 120 प्लस 120, तो देखिए यहाँ पर है 180, इस जगह पर है 360। ठीक, अब देखिएगा ये कहाँ पर क्या बनना चाहिए इसमें, तो 180 से थोड़ा सा आगे यहाँ कहीं से गुजरना चाहिए ब्लू वाली क्वांटिटी को। तो मैं इसको बना देता हूँ ऐसे। समझ जाएंगे अभी आप।
तो इसका एक कारण है, सिर्फ हम लोग ऐसे ही नहीं बना देते हैं कि ये ऐसे ही दिखाई देना चाहिए, इसलिए नहीं बनाते हैं। इसके पीछे का जो रीज़न है वो एकदम फिक्स्ड रीज़न है कि हम एंगल देख करके बनाएंगे प्रॉपर। अब बनाते बनाते आपको आदत हो जाएगी तो आप रैंडमली ऐसे ड्रॉ कर लोगे, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक एकदम फिक्स्ड है। यहाँ की किसी की एक की मैग्नीट्यूड नीचे चली गई तो मतलब मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है, किसी की वेव अगर नीचे चली गई थोड़ी सी तो गलत हो जाएगा, वो एग्जामिनर जो है वो काट सकते हैं आपके सोल्यूशन को। ऊपर किसी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा आगे बढ़ गया तो मतलब पीक वैल्यू बदल गई, मतलब कॉइल सिमेट्रिकल नहीं है, बराबर आउटपुट नहीं दे रही, अनबैलेंस सिस्टम है, ऐसा हो जाता है। तो ये बात को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आप ये डायग्राम बनाइए, और हो सके तो मल्टी कलर पेन यूज़ करिए, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ब्लू पेन और ब्लैक बॉल पेन ही खाली इस्तेमाल होता है। तो वैसे केसेस में कुछ नहीं करिए, आप ब्लू और ब्लैक का इस्तेमाल करके उसको मिक्सअप फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कई यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि कॉपी स्कैन होती है, तो स्कैन होने के बाद वो ब्लैक एंड वाइट ही दिखता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पेंसिल यूज़ करने से मना किया जाता है उन यूनिवर्सिटीज़ में, है ना, ये सब चीज़ें होती है। चलिए खैर, सो लेट इट बी ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड, या ओमेगा टी रेडियंस लिखिए इसको, सॉरी, दिस विल बी ओमेगा टी रेडियंस। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया ईएमएफ इन वोल्ट्स, तीन कॉइल्स, तीनों कॉइल्स का आउटपुट मैंने यहाँ पर शो कर दिया। ठीक, अब तीसरा चीज जो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, दैट इज द फेजर डायग्राम। अब ध्यान से देखिएगा, ये फेजर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि मेरी सभी की सभी कॉइल्स बराबर मैग्नीट्यूड का ईएमएफ बना रही है, इसलिए मेरे फेजर के लाइन की लंबाई सबकी सेम रहनी चाहिए। ये जो मैंने लाइन एक का ड्रॉ किया, बाकी के दो का भी इतना ही लेंथ का ड्रॉ करना है मुझे। ठीक है, तो लेट इट बी द ईएमएफ ऑफ फर्स्ट कॉइल, तो इसकी मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया E1। दूसरी वाली जो कॉइल का ईएमएफ मैं लिखूंगा, ये इससे 120 डिग्री पीछे चलनी चाहिए, तो यहाँ से मेजर करूंगा 120 डिग्री और पीछे एक लाइन ड्रॉ करूंगा। अब ये दोनों लाइन की लेंथ जो है इट हैज़ टू बी सेम, अगर ये डिफरेंट हुआ इसका मतलब मैग्नीट्यूड में अंतर है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि फेजर क्या शो करता है, लाइन की लेंथ जो है वो क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड पर निर्भर करती है। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द क्वांटिटीज आर इक्वल, तो लाइन की लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए, बस जो अंतर है वो फेज का अंतर है, देयर इज जस्ट अ फेज डिफरेंस। तो इनके बीच का एंगल 120 डिग्रीज का। ठीक है, अब यहाँ से आप दूसरी लाइन ड्रॉ करिए, तो यहाँ से आप दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, ऐसे लाइन की लंबाई में कोई अंतर ना आने पाए, हो सके जितना हो सके आप अपने तरफ से कोशिश करिए कि वो डिफरेंट ना दिखे, सेम ही दिखे। दिस विल बी E3, और इस इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 120 डिग्री, लेकिन मैं जो E3 ड्रॉ कर रहा हूँ वो E1 के रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ ना, तो यहाँ से यहाँ तक जब आप मेजर करोगे तो ये आपको 240 डिग्री का फेज डिफरेंस दिखाएगा। हालांकि इनको दूसरे डायरेक्शन में जब आप देखोगे यहाँ से, तो सॉरी, आप इसको यहाँ से देखोगे तो ये आपको 120 डिग्री का डिफरेंस दिखाएगा। तो ये अंतर ध्यान रखिएगा, आगे चल के मैं आपको जब फेज सीक्वेंस बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैंने इन सबको एंटी क्लॉकवाइज दिखाया है जबकि ग्रीन वाले को क्लॉकवाइज दिखाया है, तो इसको अलग अलग डायरेक्शन क्यों दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि वो फेज सीक्वेंस में उल्टा है, वो इसलिए 120 लिखते हैं तो उल्टा फेज सीक्वेंस दिखाते हैं हम लोग, जब 240 लिखते हैं तो वो सीधा फेज सीक्वेंस में चलता है एक दिशा में। थोड़ा सा डेप्थ में आगे चल के बताऊंगा, अभी उसका टॉपिक आया नहीं है। तो ये एक अगला फेज, अगला जो डायग्राम है जो मैंने बनाया है इसको जरूर से आप देखिएगा अच्छे से। तो हम लोग ये मान रहे हैं कि हमारे सभी फेजर्स ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड की एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ठीक है, पहला लेक्चर है इस थर्ड मॉड्यूल का, इसलिए बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि एक एक चीज़ छोटी छोटी सी जो बारीक डिटेल है वो समझ में आए, उसके बाद एकदम मस्त फटाफट से स्पीड से पढ़ेंगे सारी चीज़ें। तो यहाँ तक आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर, इस तीनों का थ्योरी बता लेंगे आप कि कंस्ट्रक्शनल वाइज ऐसा दिखाई दे रहा है, उसके बाद वेव फॉर्म ऐसा बन रहा है इसका, फेजर जो है इस तरीके से बन के आ रहा है, ईएमएफ इक्वेशन क्या होगी इनकी, तो इनकी ईएमएफ इक्वेशन देखिए, इसको इस तरीके से लिखते हैं, इनकी ईएमएफ इक्वेशन इन इंस्टेंटेनियस फॉर्म इज, ईएमएफ इक्वेशन इंस्टेंटेनियस फॉर्म में देखिए कैसे रिप्रेजेंट होता है ये। सबसे पहले ईएमएफ E1 को लिखते हैं हम लोग, ईएमएफ E1 का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा EM साइन ओमेगा टी वोल्ट्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट पर लिखेंगे ईएमएफ E2 का एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा EM साइन ओमेगा टी माइनस
2π/3। ठीक है, 2π मतलब 360 डिवाइड बाई 3, 120 डिग्री पीछे। चलो बढ़िया। और तीसरा और आखिरी जो है, थर्ड एंड लास्ट वन, ये हो जाएगा हमारा E3, EMF E3। इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा EM साइन ओमेगा टी माइनस 4π/3, माइनस 4π/3। ये आपके पास कंप्लीट EMF का इक्वेशन आएगा तीनों का। ये एक्सप्रेशन कहाँ कहाँ से आया, किस तरीके से आया, देखिए। दिस EM साइन ओमेगा टी इज आवर रेफरेंस क्वांटिटी, ये हमारा रेफरेंस पार्ट है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा वाला जो मैंने क्वांटिटी बनाया, इससे 120 डिग्री पीछे चल रहा है, E2। EM1, EM2, EM3 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज दे आर हैविंग सेम पीक वैल्यूज़, जो कि आपने इधर भी दिखाया है और यही सेम चीज़ आपने यहाँ पर भी शो किया हुआ है। ठीक है, इधर भी देख लीजिए। तो इनकी मैक्सिमम वैल्यूज़ आर फिक्स्ड, क्योंकि कंडीशन मैंने आपको बता रखा है कि नंबर ऑफ टर्न सेम है, थिकनेस सेम है, कंडक्टर्स की, कंडक्टर मटेरियल सेम है, घूम एक दिशा में रहे, एक ही स्पीड से सब घूम रहे, है ना। और ये सारी रीजंस की वजह से इनसे बनने वाला ईएमएफ भी पीक वैल्यू इनका सेम होगा, बस अलग अलग इंस्टेंट पे ये अपनी पीक अटेन करेंगे। तो आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई वाली, और दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई कि आपको ज़्यादा सप्लाई चाहिए तो मल्टीपल जनरेटर खरीदने की जरूरत नहीं है। एक ही जनरेटर को आप सिंगल फेज ना बना के 3 फेज सिस्टम का डिज़ाइन करिए, वो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। तो और ये आपके पास टोटल ईएमएफ जो होगी वो इंड्यूस होकर के आएगी। तो 3 फेज की ईएमएफ हर एक फेज वाइज आप ऐसा बता सकते हैं, अगर आपका सिस्टम सिमेट्रिकल सिस्टम है। सिमेट्रिकल सिस्टम मतलब जो मैंने अभी आपको बताया कि तीनों कॉइल्स मैग्नीट्यूड वाइज सेम ईएमएफ दे रही है, वो सिमेट्रिकल सिस्टम की पहचान है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि तीनों कॉइल में आप नंबर ऑफ टर्न्स, कंडक्टर सेट, टाइप ऑफ वायर अलग अलग रख दीजिए, तो उनसे बनने वाला आउटपुट जो है वो भी अलग अलग हो जाएगा। दैट टाइप ऑफ सिस्टम विल बी नोन एज अनसिमेट्रिकल सिस्टम। ऐसे सिस्टम्स को अनसिमेट्रिकल सिस्टम बोलते हैं। ओके, चलिए ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, आज का जो कंटेंट था वो वहाँ तक पहुँच गए क्या हम लोग। चलिए देखते हैं आज का कंटेंट क्या क्या था। मैंने आपको एक कंटेंट शायद दिखाया नहीं। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द बैलेंस 3 फेज एसी, जनरेशन ऑफ द 3 फेज एसी एंड बेसिक्स ऑफ 3 फेज एसी सर्किट। कि 3 फेज एसी के बेसिक्स क्या होते हैं, कि क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसके पीछे का पर्पस होता है। तो 2 फेज का मैंने आपको बता दिया कि 2 फेज को यूज़ करने में क्या दिक्कत है, कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट जो फेज अपोजिशन क्रिएट कर देगा। और दूसरा दूसरा 3 के बाद 4 क्यों नहीं यूज़ करते हैं, या 5 क्यों नहीं यूज़ करते हैं। तो देखो 3 के बाद चाहे तो 6 फेज हो सकता है, 12 फेज हो सकता है, ये सब बना सकते हैं, बट इसकी सिग्निफिकेंस कुछ है नहीं, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली जितने भी पावर एप्लीकेशंस के लिए, वो इससे कवर हो जाते हैं। उससे ज़्यादा की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ट्रांसफार्मर अवेलेबल रहता है आपके पास। तो यू कैन एनी टाइम यू कैन यूज़ द स्टेप अप ट्रांसफार्मर फॉर एनी एनहेंस्ड लेवल ऑफ सप्लाईज। तो आपको ज़रूरत ही नहीं उससे ज़्यादा जनरेट करने की, तो नीड नहीं है, इस वजह से आगे नहीं जाते हैं। और पीछे क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम 3 फेज का है, तो हम उसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन शॉर्ट एंड सिंपल बिल्कुल इसको रखते हैं। आज का सेशन मैं यहीं पर एंड अप करता हूँ, क्योंकि अगली क्लास में ज़बरदस्त तरीके के टॉपिक्स आपके लिए लेकर के आऊँगा इस चैप्टर के, जो आपके सिलेबस से हूबहू मैच करते हुए रहेंगे। तो कंटिन्यूएशन में लेक्चर्स को देखते जाइए, एकदम प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करते जाइएगा। प्लेलिस्ट रेगुलरली आपके लिए अपडेट होती जाती है, तो आप बिल्कुल एक भी लेक्चर मिस ना करें बीच में। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। और प्लेलिस्ट नहीं देखा तो प्लेलिस्ट एंड पर आ जाएगी अभी। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं हम लोग, और शानदार तरीके से पढ़ाई करते हैं, नोट्स अपनी मेंटेन करते जाइएगा। टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद।